Hello everyone, welcome back to my channel Psychology Ki Pathshala, and today I am back with another important topic, uh, some of the models of attention, right? लेकिन उससे पहले यू नो बहुत सारे डाउट्स हैं आप लोगों के मन में कि एग्ज़ाम्स को लेकर, कब एग्ज़ाम होगा कब नहीं होगा, यू नो होने वाला था बट अभी तक नहीं पता है। सो मैं आपको बस यही कहना चाहूँगी कि आई थिंक आपको बिल्कुल भी इसमें अपना ठीक है, एनजाइटी होती है, सब कुछ होता है, बट इस पे बिल्कुल आप फोकस मत अपना हटा दीजिए, या सिर्फ हम अगर यही सोचते रहेंगे कि एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा, तो हमारा जो एक वक्त है पढ़ाई का वो निकल जाएगा, राइट? तो एग्ज़ाम होना है ये सबको पता है, बट ऑफ कोर्स हम स्पेक्यूलेशंस पर ज़्यादा ध्यान ना दें तो आई थिंक अच्छा होगा, राइट? एंड कहते हैं ना, लोकस ऑफ कंट्रोल ये हमारे हाथ में ही नहीं है। एग्ज़ाम होना ना होना हमारे हाथ में तो है नहीं, कब होगा कब नहीं होगा, ठीक है? तो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में ही नहीं है हम उनके बारे में क्यों सोचें, राइट? हम इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल पे फोकस करते हैं, हम अपने हार्ड वर्क पे, अपने रिविजन पर ध्यान देते हैं, जो चीज़ें हम कर सकते हैं हम उस पर ध्यान देते हैं, राइट? देखिए हर जगह साइकोलॉजी है, इवन हेयर यहाँ पर भी लोकस ऑफ कंट्रोल आ गया। सो अगर आपको पता होगा लोकस ऑफ कंट्रोल किसने दिया था, सो बताइए। ऑफ कोर्स दिस इज़ बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। लोकस ऑफ कंट्रोल रॉटर का लोकस ऑफ कंट्रोल था। सो अगर आप अगर इससे देखो कितनी सारी चीज़ें निकल कर आती है। अगर आपने ये टॉपिक छोड़ दिया है तो आप जाइए एंड रॉटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल पढ़िए। अदरवाइज इफ़ यू वांट आई विल ब्रिंग द वीडियो ऑन रॉटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है? तो वेलकम बैक एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है? शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इवन कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको कैसा लग रहा है द इंफॉर्मेशन आई ब्रिंग, द लेक्चर आई ब्रिंग। सो इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर मी, है ना? अगर कोई फीडबैक देना है किसी भी तरीके का, सो यू आर मोस्ट वेलकम, राइट? तो चलिए अब बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। ऑफ कोर्स टाइम तो नहीं मैंने वेस्ट किया, ऑफ कोर्स मैंने आपको एक अच्छी चीज़ बताई है। सो यस, बिल्कुल भी स्पेकुलेशंस पर ध्यान मत दो। एग्ज़ाम तो होना ही है, लेकिन एग्ज़ाम देने के लिए क्या ज़रूरी है हम उस पर ध्यान देते हैं, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? बेसिकली थ्योरी ऑफ सेलेक्टिव अटेंशंस के बारे में हम जो भी अभी आज थ्योरी पढ़ेंगे, क्या है? ब्रॉडबैंड है, ड्यूट्स एंड ड्यूट्स है, ट्रेसमैन है, ये जो थ्योरीज हैं ये सेलेक्टिव अटेंशन की थ्योरीज है, ठीक है? अब सेलेक्टिव अटेंशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग आवर अवेयरनेस टू रेलिवेंट स्टिमुलस वाइल इग्नोरिंग द इररेलेवेंट स्टिमुलस इन द एनवायरनमेंट। हम क्या करते हैं कि हम अपनी एनर्जी को हम एक स्टिमुलस, रेलिवेंट स्टिमुलस पर रखते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, और हम इररेलेवेंट स्टिमुलस को हटा देते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले लो कि अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं फॉर एग्जांपल, राइट? और हम अपना पूरा ध्यान मान लो पढ़ाई पे लगा रहे हैं, हम बिल्कुल एक एक पढ़ाई पे अपना ध्यान लगा रहे हैं, और अगर बीच में कुछ ऐसा हल्ला हो रहा है, शोर हो रहा है, ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, बट हम क्या करें, हम बाकी चीज़ों को हम इग्नोर कर रहे हैं, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, ठीक है? या फिर एक एग्जांपल ले लो कि इफ़ यू आर वॉचिंग द टेलीविजन, मे बी हम सब टेलीविज़न देखते हैं, राइट? तो अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं और बगल में कोई हमारे बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मोबाइल पे कुछ बात कर रहा है, कहीं से कुछ आवाज़ आ रही है, बट हमें बिल्कुल भी होश नहीं होता, हम अपना टेलीविज़न देख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो टेलीविज़न मेरे लिए उस समय रेलिवेंट है। तो क्या है, हम अपना अवेयरनेस को रेलिवेंट स्टिमुलस पर डायरेक्ट करते हैं और इररेलेवेंट स्टिमुलस को हटा देते हैं, राइट? जो मेरे लिए ज़रूरी ही नहीं है हम उस पर तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये सेलेक्टिव अटेंशन, हमने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे किस चीज़ पर ध्यान देना है, राइट? सो हमने क्या किया, हमने ये
सेलेक्ट किया कि मुझे टेलीविजन देखना है, मुझे वो नहीं सुनना कि वो क्या बात कर रहा है। सो ये क्या है, मैंने सेलेक्ट किया किसी चीज़ को, किसी स्टिमुलस को, राइट। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, राइट, क्योंकि एक लिमिट होती है टू हाउ मच इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड कैन बी गिवन टाइम, कितनी इंफॉर्मेशन को हमें गिवन टाइम पे प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। और सेलेक्टिव अटेंशन हमको ये अलाउ करता है कि जो इनसिग्निफिकेंट डिटेल्स हैं उसको हम ट्यून आउट कर दें, उसको हम हटा दें, राइट, और हम उसी पर फोकस करें जो मेरे लिए ज़रूरी है, ठीक है। सेलेक्टिव अटेंशन क्या है, एक कॉग्निटिव प्रोसेस है। देखो, मैंने हमेशा से बोला है मेरे वीडियो में आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी, रेपिटेटिव भी हो सकती है, बिकॉज मेरा जो मैटर होता है वो एक जगह से नहीं होता है, इट इज़ फ्रॉम डिफरेंट टाइप। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए, यू नो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा, राइट। ओके, सो सेलेक्टिव अटेंशन क्या है, एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन जो है वो अटेंड करता है एक या ज़्यादा सेंसरी इनपुट से और दूसरों को इग्नोर कर देता है, राइट। इट कैन बी लाइकन टू द मैनर बाय विच अ बॉटल नेक रिस्ट्रिक्ट्स द फ्लो रेट ऑफ अ फ्लूइड, ठीक है। 3 मॉडल्स हैं, ब्रॉडबैंड, ट्रिसमैन एंड ड्यूट्स एंड ड्यूट्स। दे आर ऑल्सो रेफर टू एज बॉटल नेक मॉडल्स। ये बॉटल नेक मॉडल क्यों होते हैं, बॉटल नेक का मतलब क्या होता है कि भाई अब तो यहाँ तक भर गया है, इसके आगे तो नहीं जा पाएगा, राइट। कहते हैं ना, अब भैया अब तो घड़ा भर गया, अब तो भर गया यहाँ तक, अब इससे आगे नहीं जा पाएगा। तो इसको बॉटल नेक क्यों बोलते हैं कि it explains how we cannot attend to all the sensory input at one time in the conscious level। वो ये बताता है कि हम सारे सेंसरी इनपुट को एक ही समय पर कॉन्शियस लेवल पर नहीं अटेंड कर सकते, राइट। तो एक कहते हैं ना, अब भैया अब बस हो गया, अब बस हो गया, बॉटल नेक। They predict we cannot consciously attend to all of the sensory input at the same time। वो कहता है कि हम सारे इंफॉर्मेशन को, सारे सेंसरी इनपुट्स को हम सेम टाइम पे नहीं अटेंड कर सकते, राइट। और ये जो हमारी लिमिटेड कैपेसिटी होती है, ये बॉटल नेक है, कि अटेंशन देने की लिमिटेड कैपेसिटी को बॉटल नेक बोलते हैं। बॉटल नेक क्या करेगा, इट रिस्ट्रिक्ट्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। कहते हैं ना, भाई हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं, तो इट इज़ अ बॉटल नेक। The narrower the bottleneck, the lower the rate of flow। और जितना ज़्यादा वो नैरो होता है उतना ही लोअर रेट ऑफ फ्लो होता है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल, इसको बॉटल नेक क्यों कहा गया, अगर आपने बॉटल देखी होगी तो नीचे से बॉटल फुली होती है और ऊपर आके थोड़ी सी पतली हो जाती है, राइट। और जब वो पतली हो जाती है और अगर आप, जैसे आप उसमें पानी भरें, आप खुद देखिए नीचे में क्या होता है, बॉटल में नीचे का पानी ज़्यादा भरता है और जब वो ऊपर आके एकदम पतले वाले हिस्से में आता है तो बड़ा कम पानी आता है, राइट। इफ़ यू हैव सीन द बॉटल आप देखा होगा आपने, एक एक बॉटल ऐसी होती है ना, जो भी, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है बट फॉर द एक्सप्लेनेशन मैंने बनाया है, ये होता है ना। तो ये देखो, ये क्या है, ये नैरोवर द बॉटल नेक, ये नैरो है और ये एकदम मोटा ताज़ा है, यहाँ पे ज़्यादा पानी आएगा, यहाँ कम। तो जितना ज़्यादा नैरोवर बॉटल नेक होगा उतना ही लोअर रेट ऑफ फ्लो होगा। इससे इसको इस एग्जाम्पल से अगर याद करोगे ना तो याद हो जाएगा, जितना ज़्यादा पतला उतना कम पानी, तो जितना ज़्यादा नैरो उतनी कम रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो यहाँ क्या इसको कह रहा है, इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो इस तरह याद करोगे तो याद हो जाएगा। अब आ जाते हैं ब्रॉडबैंड के फिल्टर मॉडल में। 1958 में जो डोनाल्ड ब्रॉडबैंड है, इन्होंने फिल्टर मॉडल ऑफ अटेंशन को प्रपोज किया था, राइट। जो क्या कहता है कि एक सेंसरी बफर होता है जहां पर सारे सेंसरी स्टिमुलस एक टाइम पे एंटर करते हैं। एक वन ऑफ द सेंसरी इनपुट इज चोजन बेस्ड ऑन द फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि ब्रॉडबैंड के फिल्टर मॉडल में जो सिलेक्शन होता है, जो स्टिमुलस का जो सेंसरी सिलेक्शन है, सेंसरी इनपुट, वो किस बेसिस पे हम करते हैं, फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे करते हैं। दिस इनपुट इज देन अलाउड टू पास थ्रू द फिल्टर। तो एक बार पहले हमने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे ध्यान दे दिया और फिर हम इंफॉर्मेशन को पास करते हैं।
तो ब्रॉडबैंड ये बिलीव करते थे दैट द फिल्टर इज नेसेसरी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ओवरलोडिंग द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो उन्होंने बोला कि भाई फिल्टर तो इसलिए भी ज़रूरी है ताकि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम की ओवरलोडिंग ना हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि 2 टीवी है, हम टीवी देखने गए, हम एक शॉप में गए, हमने टीवी देखना चाहा। अब क्या हुआ, वहाँ छोटी टीवी है, बड़ी टीवी है, उससे बड़ी टीवी है, राइट। हमने सारी टीवी देखा, उसमें ब्लैक कलर की भी है और भी कंपनीज की भी है, बहुत सारी है। हमने उसको देखना चालू किया, ठीक। अब हमने बेस्ड ऑन द सेंसरी इनपुट कि अच्छा ये वाली बड़ी है, ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी बड़ी, इससे हमने उसको और आगे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया। छोटी वाली को हमने ध्यान ही नहीं दिया। वाई? बिकॉज हमें नहीं चाहिए छोटी टीवी, हमें बड़ी चाहिए, तो हम बड़ी वाली को प्रोसेसिंग करेंगे। अच्छा कितने की है, कौन सी कंपनी है, क्या है। तो पहले हमने क्या सिलेक्ट किया, बड़ी टीवी। तो वो बड़ी मतलब द लार्ज साइज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द स्टिमुलस। तो हमने पहले फिजिकल प्रॉपर्टी को देखकर चीज सेलेक्ट की, उसके बाद हमने उसकी प्रोसेसिंग चालू की, राइट। तो यही ये ब्रॉडबैंड बोलते हैं। Those sensory inputs that are not selected are temporarily kept in the sensory buffer until they undergo processing. और जिन चीज़ों को जिसको हमने सेलेक्ट नहीं किया उसको अभी हमने टेम्परली अपने सेंसरी बफर में रख लिया है जब तक वो प्रोसेसिंग ना जाए। However, if they are not processed, they remain in the sensory buffer. और अगर उसके बाद भी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी तो वो या तो डिके हो जाएगा या फेड अवे हो जाएगा। डिके थ्योरी पढ़ा होगा कि अगर किसी चीज़ को हमने बिल्कुल रिहर्सल करना छोड़ दिया, बिल्कुल उसके बारे में ध्यान नहीं दिया, तो वो हम भूल जाते हैं, डिके हो जाता है उसका, राइट। तो ब्रॉडबैंड ने एक एक्सपेरिमेंट बनाया था डायकोटिक लिसनिंग टास्क का, जहाँ पर उन्होंने एक मैसेज राइट ईयर पर वो किया और डिफरेंट मैसेज दूसरे ईयर में दिया। Research that gave rise to the Broadband's conclusion that people would repeat the messages as they are sent year by year rather than in the order in which they were heard. तो उन्होंने बोला, यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि जो लोग हैं वो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन रिपीट करेंगे वो ईयर को सेलेक्ट करके करेंगे कि कौन से ईयर में पहले बोला है, ठीक है। they would repeat the messages as they are sent year by year जो हम अगर हमने पहले राइट में बोला तो पहले राइट रिपीट करेंगे, ठीक है, rather than कि उस ऑर्डर में जिसमें उनको सुनाई दिया है, ठीक है। डायकोटिक लिसनिंग टास्क क्या था, सेंडिंग वन मैसेज, यानी मतलब एक संग हम 3 डिजिट नंबर भी मैसेज को सेंड कर रहे हैं राइट ईयर में, डिफरेंट मैसेज लेफ्ट ईयर में, उनको एक साथ पढ़ना सुनना था एंड दे हैड टू रिपीट व्हाट दे हर्ड। इसको कहते हैं डायकोटिक। डायकोटिक मीन्स 2। तो ब्रॉडबैंड किस चीज में इंटरेस्टेड थे कि इन हाउ दीज वुड बी रिपीटेड बैक, क्या वो डिजिट्स को रिपीट करेंगे बैक इन द ऑर्डर एज दे वर हर्ड, यानी ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन। ये हमने पहले भी देखो पढ़ा कि वो इसमें इंटरेस्टेड थे कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कैसे डिजिट्स को रिपीट करते हैं, उसमें जिसमें उन्होंने हर्ड किया यानी ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी कि जिस प्रोसेस में उन्होंने सुना है उसमें करेंगे, या फिर व्हाट वाज हर्ड इन वन ईयर फॉलोड बाय अदर ईयर, या फिर ईयर बाय ईयर, ठीक है। उन्होंने देखा that people made fewer mistakes repeating back year by year and would usually repeat back this way. तो ईयर बाय ईयर जब उन्होंने बताना शुरू किया तो उन्होंने कम मिस्टेक की। तो यहाँ पे उन्होंने स्टिमुलस को फिजिकल प्रॉपर्टीज से देखा। तो यहाँ देखो इनके मॉडल में यहाँ बहुत अच्छे से क्लियर है, इनपुट मिला, लेफ्ट ईयर राइट ईयर में गया, राइट ईयर वाले का फिल्टर में वो हुआ, मीनिंग एनालिसिस हुआ, अवेयरनेस हुआ एंड देन रिस्पॉन्स आया। तो ब्रॉडबैंड ने अज्यूम किया द फिल्टर रिजेक्टेड द अनअटेंडेड मैसेज एट एन अर्ली स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे देखो ये रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है, कि अनअटेंडेड मैसेज अर्ली स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग में ही हट जाता है। देखो यहीं से अर्ली स्टेज पे ही वो हट गया। According to Broadband, the meaning of any of the messages is not taken into account at all by the filter. उन्होंने कहा कि हम मतलब को ध्यान ही नहीं रखते, मीनिंग को हम नहीं देखते हैं। All the semantic processing is carried out after the filter has selected the message to pay attention. मतलब जितनी भी semantic processing होती है, यानी जो मीनिंग वाली चीज़ होती है, वो तब होती है जब एक बार
हमने सेलेक्ट कर लिया होता है। जैसे हमने यहाँ राइट ईयर की चीज़ को सिलेक्ट किया, हमने लेफ्ट ईयर को किया ही नहीं, तो यहाँ पे ना कोई मीनिंग हुई ना कुछ वाले। और यहाँ क्या हुआ, जब हमने सेलेक्ट कर लिया उसके बाद हम मीनिंग पे गए, है ना, सिलेक्शन के बाद हम मीनिंग पे गए, तो यहाँ द सिलेक्शन क्या होता है, ये पहले ही हो जाता है, इसीलिए इट इज ऑल्सो नोन एज अर्ली सिलेक्शन थ्योरी। ब्रॉडबैंड की थ्योरी को अर्ली सिलेक्शन थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मीनिंग के पहले ही हम इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं बेस्ड ऑन द सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें एक मॉडलिटी इफेक्ट आता है। मॉडलिटी इफेक्ट क्या है भाई? द मॉडलिटी इफेक्ट इज अ टर्म used in the experimental psychology dealing with memory and learning to refer to how the learner performance depends on the presentation mode of studied items। तो ये देखो, ये पूछा जाता है कि ये बेसिकली मॉडलिटी इफेक्ट मेमोरी लर्निंग से रिलेटेड है, और ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से लर्नर का परफॉर्मेंस जो है वो प्रेजेंटेशन मोड पर डिपेंडेंट रहता है। Modality can refer to a number of characteristics of the presented study material, right? तो modality क्या है? ये number of characteristics को refer करता है। ये जो term है, it is usually used to describe the improved recall of the final items of the list when that list is presented verbally in comparison with the visual presentation। तो ये क्या है? modality का मतलब होता है कि number of characteristics जो presented study material में है ना, लेकिन ये जो टर्म है ये बेसिकली इम्प्रूव्ड रिकॉल को बताता है। किसके इम्प्रूव्ड रिकॉल को? द फाइनल आइटम्स ऑफ द लिस्ट व्हेन दैट लिस्ट इज प्रेजेंटेड वर्बली इन कंपैरिजन विद द विजुअल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि जब उस लिस्ट को हम वर्बली बता रहे हैं रैदर देन इन कंपैरिजन टू विजुअल, तो ये जो इम्प्रूव्ड रिकॉल हो जाता है, यानी कि हम उस और हमारे रिकॉल में इम्प्रूवमेंट है। सो द इफेक्ट इज सीन इन फ्री रिकॉल। ये जो है वो फ्री रिकॉल में इफेक्ट हम देख सकते हैं। जैसे कि फ्री रिकॉल का मतलब क्या होता है, हमको एक लिस्ट दे दी और हमको कहा कि इसको याद करना है। अब जब हम उसको सुना रहे हैं, तो हम किसी भी रिकॉल कर रहे हैं तो हम किसी भी उसको ऑर्डर में कर दे रहे हैं, ऊपर नीचे कुछ भी। सीरियल मतलब जिस ऑर्डर में वो हमको दिया गया था मटेरियल, उसी ऑर्डर में हमको बताना है। मतलब यानी 1 से 10 आइटम्स है तो 1 नंबर पे जो था वही बताना है, 2 पे जो था वही बताना है। ये सीरियल रिकॉल है। और शॉर्ट टर्म सेंटेंस रिकॉल यानी स्पेसिफिक वर्ड्स आप बताइए सेंटेंसेस से जिनकी सिमिलर मीनिंग हो। और पेयर्ड एसोसिएट मतलब, पेयर्ड एसोसिएट का क्या मतलब होता है कि अगर हमने एक वर्ड बताया तो आप दूसरा बताइए, ठीक है। तो फॉर पेयर्ड एसोसिएट्स इफेक्ट इज लिमिटेड टू इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकॉल फॉर द फाइनल 2 और 3 पेयर्ड स्टडी। और पेयर्ड एसोसिएट्स की इफेक्ट किस पे लिमिटेड होता है? इंक्रीज चांसेस ऑफ द रिकॉल फॉर फाइनल 2 और 3 पेयर विच इज स्टडीड। अब देखो प्राइमेसी और रिसेंसी इफेक्ट क्या होता है। देखो यहाँ पे प्राइमेसी इफेक्ट का मतलब होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमको स्टार्ट में बताई गई है वो ज़्यादा अच्छे से याद होता है देन द इन्फॉर्मेशन जो कि मिडिल या एंड में बताई गई। इसको मैंने इसमें इसलिए ऐड किया क्योंकि हम इसके बारे में बात करें तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी पूछता ही है, तो मैंने इसलिए इसको इसमें ऐड किया था, ठीक है। द प्राइमेसी इफेक्ट रेफर्स टू द टेंडेंसी टू रिकॉल इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड एट द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट बेटर देन द एंड। और रिसेंसी में उसका उल्टा हो जाता है। क्या होता है कि जो लास्ट में है वो हम ईजिली रिकॉल करते हैं, ठीक। और रिसेंसी इफेक्ट में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो चीज़ें एकदम रीसेंट हैं वो हमें ज़्यादा अच्छे से पता है। अब आ जाओ लेट सिलेक्शन मॉडल पे। लेट सिलेक्शन को हम पर्टिनेंस मॉडल भी कहते हैं। लेट सिलेक्शन या जो रिस्पॉन्स सिलेक्शन मॉडल है ये ड्यूट्स एंड ड्यूट्स ने प्रपोज किया था, ठीक है। और ये क्या बोलता है कि all the information in the unattended year is processed on the basis of the meaning, not just the selected or highly pertinent information। यानी यहाँ पे हम जो इन चीज़ों को प्रोसेस कर रहे हैं वो मीनिंग के बेसिस पे करते हैं, वो आगे मीनिंग के बेसिस पे बढ़ती है। हाउएवर वही इंफॉर्मेशन जो रेलिवेंट होगी वो कॉन्शियस अवेयरनेस में जाती है, ठीक है। ये सबलिमिनल परसेप्शन के आइडिया से रिलेटेड है। मतलब you don't have to be aware of or attending a message for it to be fully processed for meaning। subliminal perception क्या बोलता है? subliminal perception को हम below the threshold perception भी कहते हैं कि हमें जो है हमेशा अवेयर रहने की ज़रूरत नहीं है या फिर उस मैसेज को अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है कि वो फुल्ली प्रोसेस हो। subliminal perception, राइट।
बिलो थ्रेशोल्ड, ये वर्ड याद रखना। जैसे यहाँ देखो क्या है, राइट ईयर है मीनिंग एनालिसिस। अब पहले मीनिंग एनालिसिस हुआ, उसके बाद फिल्टर आया। अब जब मीनिंग हो गई, एनालिसिस हो गया, हम तब सेलेक्ट करेंगे कि हमको इसको आगे लेके जाना है या नहीं लेके जाना है। और उसी तरह देखो बैक वाले में देखो, फिल्टर पहले आता है, बाद में मीनिंग एनालिसिस आती है। दिस इज द डिफरेंस, ये देखो। और यहां पर देखो, पहले मीनिंग एनालिसिस, बाद में फिल्टर। तो इसीलिए इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, लेट सिलेक्शन थ्योरी। ठीक है। The pertinence model suggests that all the information is initially processed, पहले वो initially process होगी, and that the selection only takes place after each input or message has been analyzed. और selection कब होगा, जब सारे message को मैं analyze कर लिया। तो selection for attention is closer to the response output। अब यहाँ पे जो selection है for the attention, ये output के close होता है than the senses। देखो यहाँ output के close है ना, यही है output response। पर्टिनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, जैसे एक्सपेक्टेशन एंड कॉन्टेक्स्ट, और इसको टॉप डाउन फैक्टर कहते हैं। देखो यहाँ पे फिर एक आपको नई इन्फॉर्मेशन मिली कि टॉप डाउन फैक्टर्स क्या है, एक्सपेक्टेशंस एंड कॉन्टेक्स्ट किस में आएगा, टॉप डाउन फैक्टर्स में, टॉप डाउन प्रोसेसिंग फैक्टर्स में। अब टॉप डाउन प्रोसेसिंग क्या होती है, द परसेप्शन बिगिंस विद द मोस्ट जनरल एंड मूव टुवर्ड्स मोर स्पेसिफिक। ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, हम इतना ऊपर पहुंच गए थे, हम स्पेसिफिक हम जनरल से हम स्पेसिफिक आ रहे हैं। तो टॉप डाउन मतलब ऊपर से नीचे आना, मूविंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। तो टॉप डाउन को आप याद कर सकते हैं जीएस, ठीक है, टीडीजीएस याद कर लो, आराम से हो जाएगा। टीडीजीएस, टॉप डाउन जनरल स्पेसिफिक। जनरल स्पेसिफिक का मतलब जनरल से स्पेसिफिक। These perceptions, ये जो हमारे टॉप डाउन परसेप्शंस होते हैं, ये किससे होते हैं, heavily influenced expectations and prior knowledge, right? देखो ये ऐसे बदल बदल के आ जाता है, कभी कभी यहाँ एक्सपेक्टेशन एंड कॉन्टेक्स्ट दिया है, यहाँ एक्सपेक्टेशन एंड प्रायर नॉलेज दिया है, तो ये भी आ सकता है। अब जो एने ट्रेसमैन थी, शी वॉज एक्चुअली वन ऑफ द ब्रॉडबैंड स्टूडेंट। इन्होंने अटेंशन थ्योरी पे अपना काम कंटिन्यू किया, है ना। एंड उन्होंने कहा कि इंस्टेड ऑफ बॉटल नेकिंग वी एटेनुएटेड, मतलब बॉटल नेकिंग नहीं करते हम उसको एटेनुएट कर देते हैं, ठीक है। मतलब एक वॉल्यूम नॉब की तरह, कि हमने नॉब कम किया तो वो सर्टेन स्टिमुलस टर्न अप हो गया। जैसे अगर हम अपनी सिस्टर से बात कर रहे हैं ना, हमने सारी चीज़ें बंद कर दी और हम उसके आराम से बात ध्यान से सुनने लग गए। लेकिन जब मेरा कोई नाम पार्टी में ले रहा है, वॉल्यूम कम थी लेकिन फिर भी हमें सुनाई दिया, फिर हमने वॉल्यूम अप किया, बिकॉज नेम इज इंपॉर्टेंट वर्ड टू यू, योर नेम इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड टू यू। तो ये देखो यहाँ सबलिमिनल परसेप्शन, बिलो थ्रेशोल्ड है लेकिन फिर भी हम उसको ध्यान हमने दिया। तो ये क्या है, एटेनुएट किया हमने इंफॉर्मेशन को, मतलब हमने उसको अभी रख दिया ऐसे, है ना। देखो क्या क्या हुआ कि हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमको अगर जरा सा हल्का सा नाम जैसे सुनाई दिया, तब हमने अपनी वॉल्यूम को बढ़ाई, बिकॉज दैट नेम वॉज इंपॉर्टेंट टू मी, ठीक है। ये यहाँ पर एटेनुएशन होता है। इंफॉर्मेशन व्हेन प्रोसेस थ्रू फिल्टर मैकेनिज्म इज नॉट कंप्लीटली ब्लॉक्ड आउट एज ब्रॉडबैंड माइट सजेस्ट। अब ये कहते हैं कि जो इंफॉर्मेशन होती है, जो फिल्टर मैकेनिज्म से प्रोसेस हुई, वो ब्लॉक्ड आउट नहीं हो जाती, इंस्टेड वो इंफॉर्मेशन वीकन हो जाती है, एटेनुएट हो जाती है, एंड वो सारे स्टेजेस से पास करके हमारे अनकॉन्शियस लेवल पे जाती है। तो ट्रेसमैन ने थ्रेशोल्ड मैकेनिज्म भी बोला था, जैसा देखो हमने इसके पहले बताया था कि सम वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमेंटिक इंपॉर्टेंस में ग्रैब वंस अटेंशन फ्रॉम अनअटेंडेड स्ट्रीम। कि मतलब कभी कभी क्या होता है कि सिमेंटिक इंपॉर्टेंस की वजह से हम अपने अनअटेंडेड स्ट्रीम से भी इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, अपनी इंफॉर्मेशन को, जैसे देखो एक एग्जांपल और ले लो कि हम कुछ काम कर रहे हैं, है ना, हम गाना सुन रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, अब गली में यहाँ आप जहाँ रह रहे हो कॉलोनी में बहुत सारी आवाज़ें आ रही है, सब आ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सब हो रहा है। लेकिन जैसे ही आपको किसी ने बाहर से आवाज़ दे दिया, है ना, आप तुरंत
आपका अटेंशन वहाँ चला गया, अरे कौन बुला रहा है, कौन बुला रहा है, गाना बज रहा है लेकिन अटेंशन थोड़ी देर के लिए वहाँ शिफ्ट हो गया, है ना। लेकिन उतनी देर तो अटेंशन शिफ्ट नहीं हुआ था जब वो लोग खेल रहे थे बच्चे और काम कुछ कर रहे थे, है ना। तो इसको कहते हैं एटेनुएशन, ठीक है। तो वो वॉल्यूम हमने एटेनुएट करके रखी थी जब तक वो मेरे लिए ज़रूरी नहीं थी। जब भी हमें ये एहसास हुआ कि वो सेंसरी इनपुट मेरे लिए ज़रूरी है, हमने अपनी वॉल्यूम को बढ़ा दिया। वंस ओन नेम, ट्रेसमैन ने कहा कि हमारा खुद का नाम, उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू कम होती है लेकिन उसकी मीनिंग हाई होती है हमारे लिए। उसकी कोई बुला रहा है ना, थ्रेशोल्ड वॉल्यूम कम है लेकिन उसकी मीनिंग मेरे लिए ज़्यादा है और इसीलिए हम उसको और जल्दी रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। जैसे फायर, फायर क्या है, इसी तरह फायर जो है, अगर कोई कह दे फायर तो हमारा ध्यान तुरंत उसकी तरफ चला जाता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये कैसे होता है, व्हेन इंफॉर्मेशन वाज बीइंग प्रोसेस कंटिन्यूसली इन द अनअटेंडेड स्ट्रीम। ये तो तभी होगा ना जब इंफॉर्मेशन मेरी अनअटेंडेड स्ट्रीम में भी कंटिन्यूसली प्रोसेस हो रही है। तो ऑडिटरी अटेंशन इन रिगार्ड्स to the cocktail party effect primarily occurs in the left hemisphere। अब ये जो cocktail party phenomena उन्होंने बोला, इसको cocktail party phenomena कहते हैं कि someone in a party is saying your name, और आप किसी से बात कर रहे थे, किसी ने आपका नाम कहा और आपने तुरंत उसकी सुन लिया, तो cocktail party phenomenon ये ट्रेसमैन का था, एन ट्रेसमैन। तो ये क्या कहते हैं कि लेफ्ट हेमिस्फीयर पे होता है, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में। और ये क्या है, ये नॉन प्राइमरी रीजन है ऑडिटरी कॉर्टेक्स का। सुपीरियर टेम्पोरल गायरस इज एन area of auditory cortex, a frontoparietal network involving the inferior frontal gyrus, superior parietal sulcus, intraparietal sulcus। तो ये देखो, ये याद रख लेना, दिस इज अ वेरी बायोलॉजिकल ये पार्ट है ऑडिटरी अटेंशन का, इसको ज़रूर याद कर लेना। दिस इज अ ये बायोसाइकोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने इसमें इसको रख लिया था। देखो यहाँ पे क्या है, सेंसरी स्टोर है, एक मैसेज मेरा अटेंडेड है, एक अनअटेंडेड है। एटेनुएटर क्या किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज उसको फिल्टर किया, फिर आगे गया, ठीक है। इंफॉर्मेशन, ये देखो छोटा एरो का क्या मतलब है इसका, ये छोटे एरो का, कि इंफॉर्मेशन स्टिल पासेस थ्रू बट वीकली। इंफॉर्मेशन पास हो रही है लेकिन वीकली पास हो रही है, और फिर वर्किंग मेमोरी पे भी वो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ ये जो छोटा एरो इसका मतलब कह रहा है कि इंफॉर्मेशन पास होगी लेकिन वीकली होगी। ये एक और एटेनुएशन मॉडल है, ये आपका सेंसरी स्टोर है ना, एटेनुएशन ऑफ अनअटेंडेड एंड वर्किंग मेमोरी, ठीक है। तो ये क्या कहता है, फिल्टर वीकेंस द स्ट्रेंथ ऑफ अनअटेंडेड इंफॉर्मेशन। जो फिल्टर है उसने क्या किया कि अनअटेंडेड इंफॉर्मेशन की स्ट्रेंथ को कम कर दिया। एरो कलर्स रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेंथ। ये क्या है, अलग अलग स्ट्रेंथ्स है ये। अगर वो एरो सर्कल रीच किया तो इंफॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगी, तो जब भी ये एरो कोई सर्कल को रीच करता है तो वो इंफॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगी। और अगर हम कुछ देख सकते हैं कि हम कुछ सर्कल्स जो हैं वो क्लोजर हैं डिफरेंट थ्रेशोल्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से। तो यहाँ एटेनुएशन मॉडल ये कहता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो भले ही हम उसको जो इंफॉर्मेशन होती है अनअटेंड वो वीकन हो जाती है लेकिन वो कम्प्लीटली लॉस नहीं होती है। मतलब इंफॉर्मेशन वीकली पास होगी लेकिन पास ज़रूर होती है, वो कहीं जाती नहीं है। एटेनुएट हो जाती है, और जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तो वो तुरंत एक्टिवेट हो जाती है। तो दिस इज़ द ट्रेसमैन एटेनुएशन मॉडल, ठीक है। सो आई होप कि इतना आपको क्लियर होगा, कुछ भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेन इन्फॉर्मेशन है जो आपके जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। किसने क्या दिया था, तो ड्यूट्स एंड ड्यूट्स को लेट सिलेक्शन मॉडल कहते हैं, उसको अर्ली सिलेक्शन मॉडल कहते हैं ना ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आई विल बी ब्रिंगिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एक इसमें टॉपिक है, क्लासिकल कंडीशनिंग, इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग। मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि ये नहीं समझ में आता है, मैच द कॉलम में भी आता है, नहीं समझ आ रहा है। दैट वीडियो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको मत मिस करना। एंड इसके पहले इसमें भी मेरे बहुत सारे और भी वीडियोज़ हैं जो इम्पोर्टेंट है। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस मैंने उसमें बताया बहुत अच्छे से, आपका इमर्जिंग एरियाज़ के कुछ यूनिट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उसको सारा देख लेना, ठीक है। एंड अगेन आई एम सेइंग कि जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग, एंड ये मत सोचो कि कब होगा एग्ज़ाम कब नहीं होगा, हो जाएगा, एग्ज़ाम तो होना ही है, ठीक है।
सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द प्रिपरेशंस एंड प्लीज़ 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 चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इवन आप कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए, कैसा लगा कैसा नहीं लगा, क्या और लाना चाहिए, ठीक है। सो यस, ऑल द बेस्ट।